डियर स्टूडेंट्स, हम डिस्कस करेंगे कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बेस्ड है वॉल्यूमेट्रिक एंड ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस पे। कुछ क्वेश्चंस हम ऑलरेडी सॉल्व कर चुके हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है आपके एग्जाम में, क्लासरूम में हमने सॉल्व किया है। उसके अलावा कुछ क्वेश्चंस है जिसको आपको देखना है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, इन द टाइटेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड ए वीक बेस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन इंडिकेटर्स। तो स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का हम टाइटेशन जब करते हैं तो कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? तो ऑप्शन है मिथाइल ऑरेंज। क्या है? मिथाइल ऑरेंज। ठीक है। द नेक्स्ट वन, द ऑप्टिमल इंडिकेटर फॉर स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस टाइटेशन शुड हैव पीएच रेंज ऑफ। तो अब इसके लिए पीएच रेंज क्या होना चाहिए? 4 to 6। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन का एग्जाम्पल्स कौन सा है इसमें से? ठीक है। बफर सोल्यूशन का एग्जाम्पल्स मतलब ये एसिटिक एसिड है और सोडियम एसिटेट है। तो देखेंगे कि ये एसिटिक एसिड क्या है? वीक एसिड। जब वीक एसिड का कंजुगेट बेस क्या है? सोडियम एसिटेट। जब इसका इसके साथ कॉम्बिनेशन आता है तो क्या होता है? बफर सॉल्यूशंस। ठीक है, बफर सॉल्यूशंस। In the titration of weak acid and strong base, which of the following is utilized an indicator? तो हम बात किए थे स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस का। अब बात कर रहे हैं कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस में जब टाइट्रेशन करते हैं तो इंडिकेटर्स क्या होता है? तो इंडिकेटर होता है फिनोप्थलीन, जिसका पीएच रेंज रहता है 8 to 9.6। 8 to 9.6। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following titration has an equivalence point as pH greater than 8? जब एसिटिक एसिड का NaOH के साथ टाइट्रेशन करते हैं तो इक्विवेलेंस पॉइंट जो होता है हमारा, जो हमने टाइट्रेशन कर बताया था, तो उसमें इक्विवेलेंस पॉइंट जो आता है वो कितना आता है? 8 से ऊपर आता है। कितना आता है? 8 से ऊपर आता है। ठीक है। इन नेक्स्ट, इन ए रेडॉक्स टाइट्रेशन व्हाट इज द स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट आल्सो नोन एज? स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट क्या होता है कि मतलब कैलकुलेशंस बेसिस पे, जैसे कितना हमारा यूटिलाइज होना चाहिए, एनालाइट कितना है, टाइट्रेंट कितना है, तो हम कैलकुलेशन के बेसिस पे कि इतना एमएल आना चाहिए, मीन्स एनालाइट इतना एमएल कंज्यूम करेगा टाइट्रेंट का, तो वो होता है स्टोइकोमेट्रिक। तो उसी को जब प्रैक्टिकल में हम बोलते हैं उस पॉइंट को इक्विवेलेंस पॉइंट या एंड पॉइंट। ठीक है। एंड पॉइंट को जो है, जब इंडिकेटर्स कलर शो करता है तब उस पॉइंट को बोलते हैं हम एंड पॉइंट। ठीक है। और इक्विवेलेंस पॉइंट स्टोइकोमेट्रिक पॉइंट को कैलकुलेट जो कैलकुलेशन से आता है, जो हमारा एक्सपेक्टेड है कि इतना आना चाहिए, उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस पॉइंट। इन द बोलार्ड मेथड द सॉल्यूशन फिल्ड इन द ब्यूरेट। बोलार्ड मेथड में ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन रहता है उसको क्या बोलते हैं? क्या होता है? पोटेशियम थायोसाइनेट। ठीक है। हमने बताया था 3 टाइप का प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन होता है। पहला होता है बोलार्ड मेथड, दूसरा पजांस मेथड्स, एंड थर्ड वन इज मोहर्स मेथड्स। ठीक है। तो बोलार्ड मेथड्स में ब्यूरेट में जो सॉल्यूशन फिल करते हैं उसका नाम है पोटेशियम थायोसाइनेट। नेक्स्ट वन, द इंडिकेटर यूज्ड इन द मोहर मेथड। मोहर मेथड्स में इंडिकेटर क्या यूज करते हैं? पोटेशियम क्रोमेट। विच आर द फॉलोइंग इज आर इंडिकेटर फॉर प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस। ठीक है। प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन या प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस में कौन सा इंडिकेटर यूज करते हैं? पोटेशियम क्रोमेट, सिल्वर नाइट्रेट, फ्लोरेसिन आयंस। तो फ्लोरेसिन और इओसिन्स, ठीक है, दो इंडिकेटर्स है। तो ये तीनों इंडिकेटर्स जो है हम यूज करते हैं प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन में। तो आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन इन विच नाइट्रेट डैश नाइट्रेट इज यूज इज कॉल्ड अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। तो सिल्वर नाइट्रेट जब यूज करते हैं तो बोलते हैं उस प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन को अर्जेंटोमेट्रिक टाइट्रेशन। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द पर्पज ऑफ इंडिकेटर इन रेडॉक्स टाइट्रेशन? टू चेंज कलर नियर द एंड पॉइंट। तो इंडिकेटर का काम क्या होता है? कलर चेंज करना नियर द एंड पॉइंट। Next one, which of the following indicator is commonly used in radar titration involving iodine or iodide ions? तो whether it is iodometry or iodimetry, तो इंडिकेटर क्या होगा? स्टार्च, ऑलरेडी हमने बताया था। ठीक है। नेक्स्ट वन इज, इन आयोडोमेट्री व्हाट हैपेंस टू द आयोडाइड आयन इन द प्रेजेंस ऑफ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स?
दे आर reduced टू आयोडीन्स, आयोडीन्स में क्या हो जाते हैं, reduce हो जाते हैं. नेक्स्ट वन इज आयोडोमेट्री. Iodimetry is a type of redox titration. What is the primary purpose of iodimetry? Iodimetry का primary purpose क्या है? To determine the concentration of oxidizing agents. In the iodometry, what substance is commonly used as titrant reacting with analyte? तो आंसर है सोडियम थायोसल्फेट. क्या है? सोडियम थायोसल्फेट. जो टाइट्रेंट होता है वो क्या होता है? सोडियम थायोसल्फेट, Na2H2O3. ये स्मॉल ये है Na2H2O3. ठीक है. विजुअलाइजेशन के लिए हमने इसको कैपिटल में रखा है. तो नेक्स्ट वन, इन ए redox titration the titrant is added to the analyte until the equivalence point is reached. What does this signify? The reaction is complete. The reaction is complete. इक्विवेलेंस पॉइंट पे क्या हो जाता है? रिएक्शन कंप्लीट हो जाता है. नेक्स्ट वन इज इन redox titration what is the role of the reference electrode? रेफरेंस इलेक्ट्रोड का क्या काम होता है? टू प्रोवाइड ए स्टेबल पोटेंशियल फॉर द टाइट्रेशंस. नेक्स्ट वन, what is the primary purpose of titration with potassium iodate in redox titration? To determine the concentration of iodate ion. In redox titration, what is the role of the titrant? Titrant का क्या रोल होता है? To react with the analyte to complete the reaction. Simple. To complete the reactions. Next one is in a redox titration involving potassium permanganate as the titrant, what is the color change indicating the end point? तो जब हम पोटेशियम परमैंगनेट यूज करते हैं तो कलर चेंज कैसे होता है जब टाइट्रेशन करते हैं? तो पहले रहता है पिंक, देन जब एंड पॉइंट आएगा तो क्या हो जाता है? कलरलेस. पिंक टू कलरलेस. नेक्स्ट वन, इन redox titration what is the purpose of performing a blank titration? जब ब्लैंक टाइट्रेशन करते हैं तो इसका पर्पज क्या है? ब्लैंक टाइट्रेशन मीन्स उसमें एनालाइट नहीं रहेगा, ओनली टाइट्रेंट एंड जो भी सॉल्वेंट हम यूज करेंगे उसको डालते हैं. ठीक है, तो उसको बोलते हैं ब्लैंक टाइट्रेशन. तो ब्लैंक टाइट्रेशन किस लिए करते हैं? टू इस्टेब्लिश ये बेस लाइन फॉर कलर चेंज. ठीक है, बेस लाइन. सपोज दैट 0.1 ml आया तो 0.1 ml हम कहेंगे कि बेस लाइन. फिर उसके बाद से जो मेन एनालाइट होगा जब उसको लेंगे हम कॉनिकल फ्लास्क में, तो जब रीडिंग जो आएगा उसमें से क्या करेंगे? बेस लाइन को माइनस कर देंगे. ठीक है, तो इन redox titration what is the purpose of performing blank titration? To establish a baseline for color change. Next one is what does the term end point refer to in a redox titration? redox titration में end point का मतलब क्या होता है? The volume of titrant at which the color change occurs. ठीक है. Next one, what is the primary purpose of complexometric titration? To analyze metal ion using chelating agents. कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन बताया था, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है इस टाइट्रेशन में, उसके बेसिस पे हम टाइट्रेशन करते हैं. ठीक है, तो एनालाइज मेटल आयन यूजिंग चिलेटिंग एजेंट. क्या यूज करते हैं? चिलेटिंग एजेंट्स. विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन इज ट्रू? ठीक है, दे rely on the formation of complexes with metal ions. They rely on the formation of complexes with the metal ions. Next one, what are the metal ion indicator commonly used for in complexometric titration? तो मेटल आयन इंडिकेटर के बारे में बताया था, तो क्या किस लिए यूज करते हैं? टू चेंज द कलर ऑफ द सॉल्यूशन एट द एंड पॉइंट. द सेम थिंग्स. नेक्स्ट वन, which of the following indicator is commonly used in complexometric titration to detect the end point of the titration with metal ions? ठीक है, which of the following indicator is commonly used? कॉमन इंडिकेटर क्या होता है कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन में? EBT, जिसका नाम है इरियोक्रोम ब्लैक टी. इरियोक्रोम ब्लैक टी का यूज करते हैं. ठीक है. इन कॉम्प्लेक्सोमेट्रिक टाइट्रेशन व्हाट इज द पर्पज ऑफ मास्किंग एजेंट्स? तो मास्किंग एजेंट का क्या काम है? सपोज दैट आप कोई टेस्टिंग कर रहे हैं, मतलब किसी का टाइट्रेशन कर रहे हैं, तो उसमें एनालाइट जो है सिर्फ और सिर्फ एनालाइट नहीं है, उसके कुछ इंटरफियरिंग आयंस भी अगर हैं, ठीक है, तो क्या होगा? उसके साथ भी टाइट्रेंट्स क्या है? रिएक्शन कर सकता है. तो उसको मास्क करने के लिए कि वो जो इंटरफेयरिंग आयंस है वो रिएक्शन न करे हमारे टाइट्रेंट के साथ, तो उसको क्या करते हैं? किसी भी रिएजेंट से क्या करते हैं? उसको मास्क कर देते हैं.
उसको चारों तरफ से वो क्या कर लेता, मास्क कर लेता, तो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। ठीक है, तो इसका काम क्या होता है मास्किंग एजेंट का, टू रिड्यूस इंटरफेरेंस फ्रॉम अनवांटेड मेटल आयन। अनवांटेड मेटल आयंस इन द सेंस कि जो अदर देन एनालाइट रहेंगे उसको अनवांटेड मेटल आयंस कर। ठीक है, which of the following is an example of a common masking agent used in complex titration। तो कॉमन मास्किंग एजेंट अगर पूछता है तो क्या होगा, अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। ठीक है, ये होगा कॉमन मास्किंग एजेंट। इन कॉम्प्लेक्सिमेट्रिक टाइट्रेशन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डीमास्किंग रिएजेंट्स। ठीक है, फिर एक मास्किंग होता है, दूसरा क्या होता है डीमास्किंग, उसको रिलीज करने के लिए। ठीक है, तो इसका उल्टा क्या है डीमास्किंग। तो डीमास्किंग का मतलब क्या होता है, टू रिलीज मास्क मेटल आयन फॉर एनालिसिस। सपोज दैट हमारा काम हो गया, एनालाइट कंज्यूम कर लिया, तो अदर आयंस को भी पता करना है, तो हम क्या करेंगे डीमास्किंग एजेंट डालेंगे, फिर उसको टाइट्रेट करेंगे। ठीक है, तो इन कॉम्प्लेक्स टाइट्रेशन व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डीमास्किंग रिएजेंट्स, टू रिलीज मास्क मेटल आयन फॉर एनालिसिस। नेक्स्ट वन, व्हाट इज द केमिकल फार्मूला ऑफ द इथाइलिन डाइअमीन टेट्राएसिटिक एसिड EDTA। इसका जो है जनरल फार्मूला या केमिकल फार्मूला क्या है, तो केमिकल फार्मूला क्या है आप देख लेंगे इसको, C10H16N2O8। ठीक है, नेक्स्ट वन, व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ इरियोक्रोम ब्लैक टी इन कॉम्प्लेक्सिमेट्रिक टाइट्रेशन, तो टू इनहेंस द कलर चेंज एट द एंड पॉइंट। व्हाट इज द कलर चेंज ऑफ द इंडिकेटर ड्यूरिंग द एंड पॉइंट इन ए कॉम्प्लेक्सिमेट्रिक टाइट्रेशन फॉर कैल्शियम आयन यूजिंग इरियोक्रोम ब्लैक टी। जब हम कैल्शियम का टाइट्रेशन करते हैं, आपको करके भी दिखाया था लैब में। ठीक है, तो कलर क्या आता है इरियोक्रोम EBT के साथ, जब हम टाइट्रेशन कर रहे थे प्रैक्टिकल में हमने बताया था, तो क्या आता है वाइन रेड टू ब्लू, कहीं कहीं लिखता है पिंक। ठीक है, तो वाइन रेड हम मानते हैं कि पहला जो कलर होता है कि वाइन रेड ही आता है। ठीक है, वाइन रेड से जब आपका एंड पॉइंट आ जाएगा तो वो कलर होता है ब्लू। ठीक है, नेक्स्ट वन, इन दैट एस्टिमेशन ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट यूजिंग कॉम्प्लेक्सिमेट्रिक टाइट्रेशन विथ EDTA which सब्सटेंस फॉर ए स्टेबल कॉम्प्लेक्स विथ मैग्नीशियम आयन। ठीक है, क्या होता है मैग्नीशियम आयन के साथ EDTA। ठीक है, क्या फॉर्म करता है EDTA बाइंड कर लेता है और वो चिलेट बना लेता है। तो इस तरीके से हम मैग्नीशियम का डिटेक्शन कर लेते हैं। इन द कॉम्प्लेक्सिमेट्रिक टाइट्रेशन ऑफ कैल्शियम आयन यूजिंग EDTA व्हाट इज द पर्पज ऑफ एडिंग ए बफर सॉल्यूशंस। तो बफर सॉल्यूशंस की जब कैल्शियम आयन का टाइट्रेशन करते हैं EDTA के साथ मीन्स कॉम्प्लेक्सिमेट्रिक टाइट्रेशन, तो बफर सॉल्यूशन क्यों ऐड करते हैं, टू मेंटेन ये कांस्टेंट pH एंड प्रिवेंट इंटरफेरेंसेस। ठीक है, इंटरफेरेंस प्रिवेंट करने के लिए और कांस्टेंट pH मेंटेन करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट वन, द वाटर विच फॉर लेदर डायरेक्टली विद द सोप इज कॉल्ड, उसको क्या कहते हैं सॉफ्ट वाटर। ठीक है, जो आसानी से झाग बनाता हो, ठीक है पानी के साथ, तो उसको क्या बोलेंगे सॉफ्ट वाटर। ठीक है, which of the following is not a component of temporary hardness in water। ठीक है, तो हम जानते हैं कि टेम्पररी हार्डनेस किसके कारण होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट या कैल्शियम कार्बोनेट जब उसमें डिजॉल्व रहेंगे तो उसको क्या बोलते हैं टेम्पररी हार्डनेस। ठीक है, ये क्या है डिफरेंट वन इज कैल्शियम क्लोराइड्स, तो आंसर होगा आपका कैल्शियम क्लोराइड्स। ठीक है, नेक्स्ट वन इज डायरेक्ट टाइट्रेशन इनवॉल्व्स, डायरेक्ट टाइट्रेशन इनवॉल्व्स टाइट्रेटिंग द एनालाइट डायरेक्टली विद द टाइट्रेंट। ठीक है, जब डायरेक्टली टाइट्रेंट उसमें डाल देंगे एनालाइट के साथ तो उसको क्या बोलेंगे डायरेक्ट टाइट्रेशन। बैक टाइट्रेशन इज यूज्ड, बैक टाइट्रेशन कब करते हैं, दैट एंड पॉइंट ऑफ डायरेक्ट टाइट्रेशन इज डिफिकल्ट टू डिटेक्ट। जब एंड पॉइंट हमको मुश्किल होता है डिटेक्ट करना तो क्या करते हैं बैक टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, बैक टाइट्रेशन में क्या करते हैं एक्सेस सम रिएजेंट्स डाल देते हैं, फिर उसको बाद में बैक टाइट्रेशन करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ बैक टाइट्रेशन, डिटर्मिनेशन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड कंसंट्रेशन। तो सबसे बढ़िया एग्जांपल है, मतलब बैक टाइट्रेशन यूज होता है फॉर्मल्डिहाइड का कंसंट्रेशन पता करने में। ये इसको याद कर लीजिए कि फॉर्मल्डिहाइड का कंसंट्रेशन पता करने में हम किसका यूज करते हैं बैक टाइट्रेशन का। ये टाइट्रेशन मेथड वेयर एन एक्सेस रिएजेंट इज एडेड फर्स्ट एंड देन टाइट्रेटेड। ठीक है, तो बैक टाइट्रेशन में ही हम एक्सेस रिएजेंट डालते हैं। ठीक है, तो जो एक्सेस रिएजेंट रहेगा वो बचा रहेगा, तो फिर हम उसको क्या कर लेंगे बैक टाइट्रेट कर लेंगे, तो इसको क्या बोलते हैं बैक टाइट्रेशन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज क्वांटिटेटिव मेथड एनालिसिस। क्वांटिटेटिव मेथड्स इनमें से कौन सा है, ग्राविमेट्रिक या वॉल्यूमेट्रिक, तो दोनों ही
क्वांटिटेटिव मेथड्स हैं, बोथ ए एंड बी, दोनों में क्वांटिटी पता करते हैं। एक पे बाई वेट, ग्रेविमेट्रिक बाई वेट, वॉल्यूमेट्रिक बाई यूजिंग वॉल्यूम। ठीक है, वेट का कैलकुलेशन करेंगे, इसमें वेट पता करेंगे, इसमें क्या करेंगे, वॉल्यूम पता करेंगे। वॉल्यूम के बेसिस पे हम पता कर लेंगे कि कितना जो है कि इसमें क्वांटिटी ऑफ कंपोनेंट या एनालाइट प्रेजेंट है। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग crucible used when precipitates are dried in the muffle furnace in gravimetric analysis। ठीक है, कौन सा क्रूसिबल यूज करते हैं? मफल फर्नेस। मफल फर्नेस जो फर्नेस होता है उसमें हम ड्राई करते हैं, मतलब पूरा का पूरा उसको इसका टेम्परेचर रहेगा 1000 या 500 या 250 टू कितना भी टेम्परेचर रख सकते हैं इसका। ठीक है, तो इसको बोलते हैं मफल फर्नेस। उसमें जो है जो पोर्सलिन जिसमें हम सैंपल रखते हैं ड्राई होने के लिए या इग्नाइट करने के लिए या उसको उड़ाने के लिए, उसको क्या बोलते हैं? क्रूसिबल मेड ऑफ पोर्सलिन। या तो वो पोर्सलिन का हो सकता है या क्रूसिबल मेड ऑफ सिलिका, तो दोनों हम यूज कर सकते हैं, पोर्सलिन और सिलिका का। ठीक, तो आंसर क्या है? बोथ ऑफ द एबव। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द पर्पज ऑफ ड्राइंग द प्रेसिपिटेट इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस बिफोर मेजरिंग इट्स मास। तो हमको जरूरत क्या है कि उसको प्रेसिपिटेट जो आया ग्रेविमेट्रिक मेथड्स में है उसको हम ड्राई करने का। ठीक है, तो ड्राई करने से क्या होता है? टू रिमूव वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। तो हमने बताया था कि ड्राई करने के लिए फर्स्ट स्टेप क्या है? इग्नाइटिंग या ड्राइंग। ड्राइंग में क्या करते हैं हम? हॉट एयर ओवन रहता है, उसमें हम सैंपल को जो प्रेसिपिटेट आएगा उसको रख देंगे, तो उसमें जो भी वोलेटाइल मैटर हैं, जो भी उड़ने वाले, जैसे पानी है, मॉइस्चर हो गया, जो भी चीज़ें हैं, सॉल्वेंट्स हैं, वो क्या होंगे? आसानी से निकल जाएंगे। तो ड्राइंग क्यों करते हैं? टू रिमूव वोलेटाइल इम्प्योरिटीज। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ग्राविमेट्रिक एनालिसिस। तो हम हर जो है ऑप्शंस के डिटेल्स में नहीं जा रहे हैं क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। ठीक है, व्हाट इज द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ ग्राविमेट्रिक एनालिसिस? मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी तो एंड मेजरमेंट ऑफ मास चेंज। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस का क्या है? मास चेंज। हम मास का कैलकुलेशन करते हैं या मास का मेजरमेंट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हेन एस्टिमेटिंग बेरियम सल्फेट इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस व्हाट इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड प्रेसिपिटेटिंग रिएजेंट। बेरियम सल्फेट का जब एज ए बेरियम को एज ए बेरियम सल्फेट हम करेंगे तो क्या यूज करते हैं प्रेसिपिटेटिंग एजेंट्स? जैसे क्लोराइड का करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट, तो बेरियम का करेंगे तो बेरियम क्लोराइड। ठीक है, नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ पोस्ट प्रेसिपिटेशन इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस। पोस्ट प्रेसिपिटेशन का मतलब क्या होता है? टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द प्रेसिपिटेट। पोस्ट प्रेसिपिटेशन इसलिए करते हैं टू रिमूव इम्प्योरिटीज फ्रॉम द प्रेसिपिटेट। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए कॉमन सोर्स ऑफ एरर इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ आयन दैट को प्रेसिपिटेट विद द एनालाइट। ठीक है, व्हाट which of the following is a common source of error in gravimetric analysis due to the presence of ion that co-precipitate with the analyte। तो इसको क्या बोलते हैं? co-precipitation। मतलब जो हम एनालाइट का कर रहे हैं प्रेसिपिटेशन, तो उसके साथ साथ किसी और का भी जो कोई जो हमारा इंटरेस्ट है अदर देन एनालाइट। ठीक है, हमारा इंटरेस्ट तो एनालाइट में है, लेकिन उसके अलावा जो भी चीज़ें इंटरफेयरिंग आयंस जब उसके साथ प्रेसिपिटेट होने लगेंगी तो उसको क्या बोलते हैं? को-प्रेसिपिटेशंस। ठीक है, इन ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस व्हाट इज द प्राइमरी पर्पज ऑफ डाइजेशंस। तो डाइजेशंस हमने बताया था कि क्या करते हैं डाइजेशंस? टू एक्सेलरेट द प्रेसिपिटेशन प्रोसेस। ठीक है, प्रेसिपिटेशन प्रोसेस को और तेजी से होने के लिए हम उसको हॉट प्लेट पे रख देते हैं, वो गर्म होता है तो वो प्रेसिपिटेट अधिक से अधिक आता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? डाइजेशंस। Which of the following substance is commonly used as a filter paper in the filtration step of gravimetric analysis। तो gravimetric analysis में कौन सा फिल्टर पेपर हम commonly यूज करते हैं? वाटमैन फिल्टर पेपर। तो कौन सा फिल्टर पेपर यूज करते हैं? वाटमैन फिल्टर पेपर। और वाटमैन में भी वाटमैन 41 यूज करते हैं। मैक्सिमम टाइम हम वाटमैन 41 यूज करते हैं। ठीक है, तो स्पेसिफिक अगर पूछ देगा तो वाटमैन 41।
ग्रेविमेट्रिक एनालिसिस, व्हाट रोल डज ए डेसिकेटर प्ले इन द प्रोसेस। ठीक है, डेसिकेटर का क्या काम होता है? इट ड्राइज एंड प्रोटेक्ट द प्रेस्टेट फ्रॉम मॉइस्चर्स। तो आप सब लोगों ने किया होगा डेसिकेटर, हम दिखाए थे और आप लोगों ने प्रैक्टिकल भी किया था, तो इसके बारे में पता होगा डेसिकेटर क्या होता है। ठीक है, इट ड्राइज एंड प्रोटेक्ट द प्रेस्टेट फ्रॉम मॉइस्चर। नेक्स्ट वन इज, व्हाट इज द प्राइमरी लिमिटेशन ऑफ ग्रामेटिक एनालिसिस व्हेन कंपेयर टू द अदर एनालिटिकल मेथड्स। ठीक है, तो लिमिटेशंस क्या है ग्रामेटिक एनालिसिस का? तो इट इज ए स्लो एनालिटिकल टेक्निक, बहुत टाइम लगता है इसको। पहले मतलब प्रेसिपिटेट कराएंगे, फिर ड्राई करेंगे, इग्नाइट करेंगे, फिर हीट करेंगे, ठीक, फिर उसका वेट लेंगे, फिर कैलकुलेशंस करेंगे, तो दैट इज टू मच लेंदी प्रोसेस। ठीक है, तो इट इज ए स्लो एनालिटिकल टेक्निक्स। तो ये इसका हो गया लिमिटेशंस आर डीमेरिट। Which of the following chemical can be used as a reagent for post-precipitation gravimetric analysis to remove interfering ions? तो हम जब ग्राविमेट्रिक एनालिसिस करते हैं तो इंटरफेरिंग आयंस को अगर हटाना रहे तो हम उसमें डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl डाल देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच आर द फॉलोइंग स्टेप्स इन ग्राविमेट्रिक एनालिसिस इसेंशियल टू इंश्योर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द प्रेसिपिटेशन फ्रॉम द सॉल्यूशन। ठीक है, तो क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन करते हैं। क्या करते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेप इन ग्राविमेट्रिक एनालिसिस एसेंशियल टू इंश्योर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ द प्रेसिपिटेट फ्रॉम द सॉल्यूशन। तो क्या करते हैं? फिल्ट्रेशन। व्हिच फैक्टर इज क्रिटिकल फॉर द सक्सेस ऑफ ग्राविमेट्रिक एनालिसिस? तो प्रॉपर प्रेसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन और ड्राई। अगर प्रॉपर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो हमारा जो वेट होगा प्रेसिपिटेट का कम आ सकता है, तो हमारा जो भी कैलकुलेशन होगा वो एरर आएगा उसमें। फिल्ट्रेशन, हमने फिल्टर नहीं किया सही से, कुछ बच गया, फेंक दिया उसको रेसिड्यू में, तो भी गलत आ सकता है। और ड्राई सही से नहीं किया तो वेट ज़्यादा आ सकता है। ठीक है, तो प्रॉपर प्रेसिपिटेशन, फिल्ट्रेशन एंड ड्राइंग मस्ट बी, देयर शुड बी proper precipitation, filtration and drying. Next one is, which of the following factor can affect the accuracy of gravimetric analysis results? The purity of the reagents। ठीक है, reagents की प्योरिटी होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये अफेक्ट कर सकते हैं। कलर ऑफ द प्रेसिपिटेट, कलर प्रेसिपिटेट कोई मतलब नहीं होता है। टेम्परेचर ऑफ द लेबोरेटरी, टेम्परेचर भी ग्राविमेट्रिक में मतलब नहीं रखता है। ठीक है, द शेप ऑफ द ग्लास वेयर, इट इज ऑल्सो डजेंट मैटर। ठीक है, द प्योरिटी ऑफ द रिएजेंट्स मैटर्स। ठीक है, नेक्स्ट वन, विच बैलेंस इज टिपिकली यूज्ड इन ग्राविमेट्रिक एनालिसिस टू मेजर द मास ऑफ द प्रेसिपिटेट एक्यूरेटली। तो कौन सा बैलेंस यूज करते हैं? एनालिटिकल बैलेंस। तो याद रखेंगे एनालिटिकल बैलेंस। नेक्स्ट, डाइजेशन ऑफ प्रेसिपिटेट इज नोन एज, डाइजेशन का दूसरा नाम क्या है? ओस्टवाल्ड राइपनिंग, ओस्टवाल्ड राइपनिंग। ओके, तो 60 क्वेश्चन हमने कवर कर लिया। दिस क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन योर एग्जाम। ऑल द बेस्ट।